Hello, all the students. Welcome you all in my YouTube channel Bimlesh Kumar Singh for the English literature and grammar. In today's class, I'm going to start the topic lyric. So, without wasting a single second, let's start our topic. The lyric, as you can see here in the page, first of all, uh, we will know about the origin of this form of poetry. Greek song, actually, this is a Greek song, was divided into two classes, melic or lyrical song. I think a melic or lyrical, the same word, which was sung by a single voice to the accompaniment of a lyre. ये एक सिंगल सॉन्ग होता है या उस समय जो शुरू हुआ था गाया जाता था, ग्रीक सॉन्ग है और वीणा के साथ, लायर के साथ गाया जाता था। एंड कोरिक सॉन्ग, कोरिक इट मीन्स जो ग्रुप में था, विच वॉज इंटेंडेड फॉर कलेक्टिव सिंगिंग, जिसका पूरा का पूरा इंटेंशन ये होता था कि वो एक कलेक्टिव सॉन्ग हो, गाना एक ही हो, भले सारे लोग मिल के गाएँ, टू द एकम्पनीमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जहाँ पे ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट हो, उनकी म्यूजिक प्रोड्यूस होती हो और सिंगल एक ही जो है सॉन्ग हो और वो सारे लोग गाएं. The first of these divisions, the first of these divisions is responsible for the lyric as we know it in English verse. इसका जो डिवीजन है वो रिस्पॉन्सिबल था इसके लिरिक की वजह से, जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश वर्ड्स में इट इज़ वेरी पॉपुलर. True to its Greek origin, it still has the two characteristics implied in the above description. जो दो चीज़ें ऊपर बताई गई हैं, on that base you can find two things more important which are the characteristics of the lyric. पहला क्या है? It is an expression of a single emotion. सबसे पहले तो लिरिक जो ओरिजिनेशन के टाइम था और टिल जब तक चला, तो वी कैन फाइंड अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट दैट it has a single emotion. It is an expression of single emotion, and it is a musical composition. It doesn't mean that you can sing it and finish it. No, there should be a proper combination of the musical instrument in it, and as we have just studied earlier, that accompaniment of lyre, the music in the lyric. In ancient times, music provided by the minstrel's harp or lyre formed an external accompaniment to a lyric. एक जो लघु गीत, इसको लिरिक को हिंदी में लघु गीत कहते हैं. तो एंशियंट टाइम्स में ये जो मिन्स्ट्रल्स की हार्प होता है, जैसे तुरही या बड़ा कर्कश आवाज़ आती है, उसके द्वारा ये गाया जाता था, और लायर वीणा के साथ, फॉर्म्ड एन एक्सटर्नल अकम्पनीमेंट टू अ लिरिक. एक्सटर्नल अकम्पनीमेंट मतलब वाह्य जो इसका साथ देता था बाहर से बजकर. हाउएवर अनपॉलिश्ड द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग, कुल मिला के जो सॉन्ग गाया जाता था, it was not very melodious and it was not very you can say that you can hear it very pleasantly. It was very cacophonic, you can say. It was made musical by the voice of the singer keeping tune with the sound of the instrument. It was the responsibility of the singer कि जैसे जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ आ रही है, उसके साथ उसकी लय में वो गा के एक रिदम बनाता था. ठीक है. फिर क्या कहता है द सब्जेक्ट. अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होता है ऑफ द लिरिक का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. वो भी क्या होता था, वॉज ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस सो लॉन्ग एज द सिंगर्स वॉइस कुड गिव इट द राइट इमोशनल इफेक्ट. कहता था कि वो
क्या होता था कि लिटिल इम्पोर्टेंस का होता था. इट डजेंट मीन दैट द यूनिवर्सल अपील देयर इज़ अ यूनिवर्सल टॉपिक, यूनिवर्सल मैटर, इट दैट नो. ये छोटा मोटा कोई एक सिंगल इमोशन के बेस्ड का सॉन्ग होता था और इतना ही लंबा होता था जितनी की लंबाई और समय में वो एक प्रॉपर इमोशनल इफ़ेक्ट प्रोवाइड करने में सक्सेस हो जाए. लेटर एजेस, बाद के सालों में, discovered the rhythmic possibilities of the words themselves unassisted by music. A very important thing you must note down it कि बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया एंड द ह्यूमन कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स और उसमें रिदम में जब बढ़ते गए तो इसको इतना रिदमिक बनाया गया कि आदमी इसको विदाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ता था तो एक म्यूजिकल इफ़ेक्ट आता था उसमें. Rhythmic possibilities of the words themselves unassisted by music. मतलब उसको म्यूजिक से कोई असेसमेंट नहीं मिलती थी. यहाँ पे the Elizabethans in particular, now we are going to talk about the Elizabethan period where the lyric has also just step out in a big under the big sky, you can say. In particular were past masters of the art of investing words. पास्ट मास्टर जो पुराने एक्सपीरियंस्ड द पोएट्स जिनको ये पता था कि कैसे उसमें आर्ट्स किसी भी जानर में वर्ड्स का इन्वेस्टमेंट करना है जो उसको खूबसूरत बना दे. वर्ड्स विद द हाईएस्ट म्यूजिकल क्वालिटी. वो ये जानते थे कि हाउ टू यूज़ द प्रॉपर वर्ड्स टू मेक देयर पोएट्री इफेक्टिव. तो दिस क्रेडिट goes to the Elizabethans to make the lyric a pure lyric. Okay, their lyrics are unrivaled for their word music or verbal melody. The vowels and consonants are so artistically arranged as to compose a music of their own. It means they just took care a lot to use the vowels and consonant very artistically to give a musical effect in their poem, independent of the aid of a musical instrument. ठीक है, तो वो जो डिपेंड रहते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो है साथ. एन आर्ट विच वॉज क्लोजली स्टडीड. यह एक ऐसी कला थी जिसका गहन अध्ययन किया गया एंड डेवलप्ड इन लेटर टाइम्स बाई सच पोएट्स एज कीट्स. जो डेवलप किसके द्वारा हुआ? कीट्स रोमांटिक एज के, सैली, टेनिसन तो विक्टोरियन में आ जाते हैं, एंड स्विनबर्न. हियर इज ए स्टैंजा फ्रॉम टेनिसन. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे देर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द लिरिक एंड दिस स्टैंजा इज़ फ्रॉम द पोएम ऑफ टेनिसन which has been universally praised for its word music. जो यूनिवर्सली जो है प्रेज पाई, ठीक है, जिसमें जो इसके वर्ड में जो म्यूजिक है. नोट द alliteration. Okay, note the alliteration in the poem of, here you can say, and the artistic arrangement of the consonants are, here you can see, R, N, S, F and L. Let's see. O hark, O hear, how thin and clear, and thinner, clearer, farther going. O sweet and far from cliff and scar, the horns of a land faintly blowing. So you can say the adoration, O hark, O hear, how thin and clear, and thinner, clearer, farther going. O sweet and far from cliff and scar, the horns of a land faintly blowing. देयर इज सफिशियंट म्यूज़िक इन द वर्ड्स दमसेल्फ. जब आप इसे गाते हो, आई एम सॉरी मैं तो उतने अच्छे से नहीं गा रहा हूँ,
बट इसको जितना ब्यूटीफुली आप एकदम नेचुरल वे में गाएंगे तो यू वन फील लाइक द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इट्स आल्सो राइम है, तो आप देख सकते हैं कि इट्स ब्यूटीफुल। इसकी राइमिंग की वजह से ही ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। द वर्ड्स themselves, द लिरिक हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट बाय द लायर्स। और इसका जो लिरिक है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने लायर के साथ। लायर मीन्स वीणा के साथ जब बजता है तो सिंगल टोन में इसको आप आराम से बजा और सुन सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिरिक। So students, you should try to make a notes what is lyric, what are the basic concepts of the lyric, okay? And right now the subject matter of the lyric. As has been pointed out above, the lyric gives expression to a single emotion or feeling. जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि लिरिक क्या देता है। It gives the expression to a single emotion or feeling. ये बात हमेशा याद रखनी है, expression of single emotion or feeling. It appeals, as I have highlighted already, it appeals more to the heart than to the intellect. यह क्या करता है? प्रभावित करता है हृदय को बुद्धि की अपेक्षा। लिरिक हार्ट को जो है प्रभावित करता है और बुद्धि को नहीं। और टू बी मोर प्रिसाइज, अगर इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज वे में देखें, इट्स अपील टू द इंटेलेक्ट इज थ्रू द हार्ट। और ये अपील करता भी, ये क्या करता है? अपील करता है इंटेलेक्ट को हृदय के माध्यम से होकर। जस्ट एज द सॉन्ग्स वी सिंग, ठीक उसी तरह जैसे हम किसी गीत को गाते हैं, आर यूजुअली नॉट वेरी लेंदी, जो बहुत बड़े नहीं होते। सो ए लिरिकल पोएम इज एज ए रूल क्वाइट ब्रीफ। सो लिरिकल पोएम का एक ये रूल होता है कि वो ब्रीफ होना चाहिए। व्हेन ही चूजेज द लिरिक फ्रॉम द पोएट डज नॉट इंटेंड टू मेक एनी लॉन्ग फ्लाइट। अगर कोई कवि चूज़ करता है एक लिरिक को, चूज़ द लिरिक फॉर किसी भी लिरिक फॉर्म को, द पोएट डज नॉट इंटेंड टू मेक एनी लॉन्ग फ्लाइट, तो वो पहले से सोच लेता है कि कोई लॉन्ग फ्लाइट नहीं लेनी है, बहुत लंबा बहुत बड़ी पोएम नहीं लिखनी है। ही विशेस टू कन्वे हिज इम्प्रेशन स्विफ्टली। वो दुआ करता है कि वो अपना जो इम्प्रेशन है, जिन चीज़ को वो देना चाहता है, वो तेज़ी से दे, मेमोरेबली एंड म्यूजिकली। ठीक है, म्यूजिकली दे उसको। इंडीड एडगर एलन पो, स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तव में देखें तो एडगर एलन पो, द अमेरिकन पोएट, हु वॉज ही वॉज एन अमेरिकन पोएट हु रोड सेवरल फेमस लिरिक्स। इसने बहुत सारे लिरिक्स लिखे। डिक्लेयर्ड दैट, उसने डिक्लेयर किया दैट ए लॉन्ग लिरिक वॉज नॉट पॉसिबल, कि एक लंबा लिरिक पॉसिबल नहीं था। एज दैट डिग्री ऑफ एक्साइटमेंट, कि उस श्रेणी का जो एक्साइटमेंट था, विच वुड एंटाइटल ए पोएम टू बी सो कॉल्ड एट ऑल, कि एक बड़े स्तर की एक्साइटमेंट विच वुड एंटाइटल ए पोएम टू बी सो कॉल्ड एट ऑल कैन नॉट बी सस्टेन्ड थ्रू ए कंपोजिशन ऑफ एनी ग्रेट लेंथ। तो जिसको कहा जाता है उसको, उस कंपोजिशन को एक बड़े लेंथ वाली पोएम में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। दस द टर्म लिरिक इज यूजुअली अंडरस्टूड टू कवर द सॉन्ग। ठीक है, इसलिए ये जो टर्म लिरिक है यूजुअली समझा जाता है टू कवर द सॉन्ग, कि वो पूरा एक गीत है जिसको कवर करें। जैसे उसमें कौन सा, द ऑड मीन्स द सोनेट एंड सच पोएम्स एज in the definition given by Palgrave in the preface to his Golden Treasury. So there is another poet who has tried to define the lyric in his book The Golden Treasury. Student, you must care about that. Golden Treasury. Turn on some single thought. वो क्या टर्न ऑन होते हैं? एक सिंगल थॉट पे आते हैं,
फीलिंग और सिचुएशन। तो जो भी लिरिक होता है वो एक सिंगल क्या होता है, बेस्ड ऑन अ सिंगल थॉट, सिंगल फीलिंग और सिंगल सिचुएशन। इट गोज विदाउट सेइंग दैट द लिरिक इज ए सब्जेक्टिव पोएम। यह चलता चलता है बिना ये कहे कि लिरिक जो है एक सब्जेक्टिव पोएम है। फॉर सिंस इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स इमोशन, क्यों? क्योंकि यह पोएट की पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इट कैनॉट हेल्प बीइंग इंटेंसली पर्सनल। ठीक है, तो आप चलिए अब आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द लिरिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं द लिरिक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसके पहले नहीं सुने होंगे कि इसके 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग टू द 3 मूड्स थ्रू विच द पोएट पासेस व्हेन इंस्पायर्ड बाय सम इमोशन। और इन तीनों पार्ट्स में वो अलग अलग मूड को दिखाता है। द फर्स्ट पार्ट विच जनरली कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्यू लाइन्स, पहला जो पार्ट होता है जिसमें सामान्यतः कुछ लाइनें होती हैं, और द मोस्ट ज़्यादातर ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा स्टेट्स द इमोशन और द सब्जेक्ट विच हैज़ सेट द पोएट्स इमेजिनेशन वर्किंग। उन्हीं लाइनों में वो क्या करता है, अपना जो मेन इमोशन है या लिरिक का जो सब्जेक्ट है, जो उसके दिमाग में कवि की कल्पना में है, वो उसमें काम करता दिख जाता है। एन हैपल, ओके, यहाँ पे देखिए एन हैपल क्या कहते हैं, कॉल्स इट द मोटिव। ये जो पहला पार्ट है इसको बोलते हैं ये मोटिव होता है, लिटरली कॉज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट जो होती है, जो मूवमेंट का कारण होता है, उसी पहली 2-3 लाइनों के कारण जो आगे की मूवमेंट होती है इसी के कारण होती है, इसलिए इसको मोटिव या काज ऑफ मूवमेंट कहते हैं। हियर इमोशनल मूवमेंट सिंस इट सेट्स द बॉल रोलिंग। अब ठीक है, अब यह कहते हैं द सेकेंड पार्ट विच फॉर्म्स द बल्क ऑफ द पोएम। और जो सेकेंड पार्ट होता है लिरिक का जिसमें ज़्यादातर लाइनें होती हैं, बल्क ऑफ द पोएम कंसिस्ट ऑफ द थॉट्स सजेस्टेड बाय द इमोशन। वो विचार उसमें रहते हैं जो कि उन भावनाओं से जो है सजेस्ट किए रहते हैं, उस इमोशंस के कारण जो सजेशंस आए रहते हैं। बाय दिस टाइम it is well advanced in intensity and therefore the expression reaches its highest pitch of the eloquence or passion। और इसी पार्ट में सेकंड पे जो एक्सप्रेशन है वो हाईएस्ट पिच पे पहुंच जाता है, इलोक्वेंस और पैशन उसकी भावनाओं का। ये तो 2 पार्ट हो गए। राइट नाउ द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट। अब वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट which is almost as short as the first and which usually comprises the last stanza। ये क्या होता है, ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह बहुत छोटा होता है और स्टैंजा पोएम की स्टैंजा का सबसे लास्ट पार्ट होता है। और ये क्या करता है, मेक्स द पोएट्स रिटर्न टू हिज इनिशियल मूड। और ये पार्ट जो होता है वो पोएट के इनिशियल मूड पे लेके आ जाता है, फर्स्ट पार्ट पे। The mood of region, for by this time the emotion which had steered his mind and heart has found release in fitting words and images। वो क्या करता है, मुक्त कर देता है उसके विचारों को, मस्तिष्क को, हृदय को, कि वो शब्दों में फिट हो जाए। Unlike the first 2 parts, the closing part tends to be intellectual in character, embodying often a judgment, a pointed summary and ending with a particular smile or sigh। जैसा भी इमोशन हो और उसका अंत क्या होता है, विद ए पर्टिकुलर स्माइल, एक व्यक्तिगत मुस्कुराहट या आह के साथ होती है। फिर वो जैसा भी मूड हो उसका, जैसे इमोशंस आए हों। ऑल दीज 3 पार्ट्स में बी डिस्टिंक्टली नोटेड इन हैरिक्स लिरिक। ठीक है, ये सारे तीनों पार्ट जो हैं वो हैरिक की लिरिक, पोएट हैं और लिरिक का नाम है टू ब्लॉसम्स, रिप्रोड्यूस्ड हियर, जो इस किताब में दी गई है, एंड वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू इट।
द फर्स्ट टू लाइन्स स्टेट्स द थीम। पहली दो लाइनों में, स्टूडेंट्स बी केयरफुल क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पे पोएम को पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट टू लाइन्स स्टेट द थीम, सैडनेस एट द ब्रीफ लाइफ ऑफ द फ्लावर्स ऑन फ्रूट ट्री। ये क्या है? सैडनेस को देखेंगे, ब्रीफ लाइफ ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्रूट ट्री, फल के पेड़ का जो फूल होता है, जिसका छोटा जीवन होता है, उसकी सैडनेस को दिखाएंगे। द नेक्स्ट फोर लाइन्स एंड द स्टैंजा दैट फॉलोज embody द थॉट्स arising फ्रॉम द इमोशन। और जो बीच वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें हम देखेंगे कि विचार जो भावनाओं से उठते हैं वो रहता है। द फ्लावर्स आर फॉलिंग, फूल गिर रहे हैं। Though they still look fresh and might have stayed to delight us a little longer। और फिर भी वो फ्रेश दिखाई दे रहे हैं और संभवतः उनके अंदर अभी भी प्रसन्नता कुछ देर और रहेगी। It was their whole destiny to live for only a few hours। और यह उनका पूरा का पूरा भाग्य ही है कि वो कुछ देर के लिए ही, कुछ घंटों के लिए ही जीवित रहते हैं। एंड देन टू वैनिश, और उसके बाद क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, सैड, दुख में, दैट नेचर शुड प्रोड्यूस देम टू शो हाउ लवली दे कुड बी। ऐसा लगता है कि उनको नेचर को ऐसे प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो अपने को दिखा दें कि वो कितने प्यारे लगते हैं। ठीक है, एंड देन टेक देम अवे फॉर एवर, और उसके बाद वो हमेशा के लिए चले जाएं। सो द पोएट कंक्लूड्स दैट ऑल अर्दली ब्यूटी, अ पोएट लास्ट में थर्ड पार्ट में कंक्लूड करता है, क्या करता है? दैट अर्दली ब्यूटी, जो सांसारिक सुंदरता है, इज एवनिसेंट लाइक द ब्लॉसम्स, इट ओनली शाइन्स फॉर अ मोमेंट एंड इज़ हर्ड ऑफ नो मोर। ये कुछ देर के लिए चमकता है, पर इसके बारे में कुछ नहीं सुना जाता, समाप्त हो जाता है। सो इन द नेक्स्ट पेज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द पोएम द फर्स्ट। हियर यू कैन से द ब्लॉसम्स, हैरिक की पोएम है। फिर यहाँ पे देखेंगे, फेयर प्लेज ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, वाई डू ये फॉल सो फास्ट। अब आप ये देख द सब्जेक्ट और द इनिशियल इमोशंस, इसमें साफ दिख गया। सब्जेक्ट शुरू होता है उन फूलों का जो कुछ देर के लिए फलों के पेड़ पर रहते हैं। अब यहाँ देखिए, योर डेट इज नॉट सो पास्ट बट यू मे स्टे एट हियर अ व्हाइल टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल एंड गो एट लास्ट। What were ye born to be? An hour or half's delight, and so to bid good night? It was pity nature brought ye forth, merely to show your worth, and last you quite। तो कवि इसमें क्या कहता है, यार तुम्हारा जीवन तो कितना छोटा है, तुम कुछ पल के लिए आते हो, चुपचाप मुस्कुराते हो, गिर जाते हो, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्या ऐसा ही होना चाहिए? ठीक है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट इसको मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कैसे है, एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है? कंक्लूडिव, बट यू आर लवली लीव्स। चलो जो भी है, गिर जाते हो, कुछ देर रहते हो, डोंट वरी, तुम लेकिन बड़े प्यारे पत्तियों में हो। वेयर वी मे रीड हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड, जिनसे हम पढ़ के समझ सकते हैं कि चीज़ें कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। दाउ नेवर सो ब्रेव, जबकि वो कभी उतनी बाहर दूर नहीं रहती। एंड आफ्टर दे हैव सोन देयर प्राइड लाइक यू अ वाइल दे ग्लाइड इनटू द ग्रेव। तो आपने देखा कि कैसे कैसे पोएम को, लिरिक का पहला पार्ट ये, उसमें उसका टाइटल होता है, थी तुरंत बता देता है। दूसरे में उसका जो फीलिंग्स है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसे अराउज होता है, एंड थर्ड में वो कैसे अपनी फीलिंग को कंक्लूड कर देता है। अगर वो पॉजिटिव है तो हैप्पीनेस में, जॉय में, स्माइल में, और अगर वो निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव कहने का मतलब, इट डजेंट मैटर दैट, मतलब प्लेजर और सैडनेस जो भी है उसमें से है। अब देखिए हम यहाँ पे सम अप करेंगे। अब सबसे पहली बात, इट इज़ ए शॉर्ट पोएम डीलिंग विद अ सिंगल इमोशन, इट्स क्लियर। ये शॉर्ट पोएम होती है, एक सिंगल इमोशन के साथ होती है। सेकंड क्या कहता है? इट इज़ ए म्यूज़िकल पोएम
word music being an important element in its effect. ठीक है, वर्ड से निकलती हुई म्यूजिक इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है जो प्रभाव उत्पन्न करती है. इट इज़ ए सब्जेक्टिव पोएम. This question can be asked in the examination that what kinds of the poem is lyric, subjective or objective. So you can tick easily that lyric is a subjective poem expressing the varying moods of the author. Fourth number, it is a well neat poem possessing a definite structure. The division into three parts, इसके division कितने होते हैं? Three parts में होते हैं. However, should not be pressed too far. Some lyrics may not reach an intellectual conclusion at all. कुछ intellectual conclusion पे कुछ lyrics ना पहुँच पाएँ. A poet's emotion is law unto itself and pursues a course not critic can prescribe. So students, I hope you all have understood it very positively. So I request you and I hope from you that if you just like, please subscribe the channel and share it to your friends. My channel name is here. You can WhatsApp me on this number 9415843030. This is my WhatsApp number also, and when you would like to call me, I will attend it, and notes will also be provided to you through it. Online classes will also go. If you cannot come into the offline classes, you can join my class online, and through it I will send you each and every term with such kind of the definition. I have just taught you through the authentic book, because those who write it, sometimes they just put up the questions on the authenticity of the material. That's why I have decided to explain all my materials from the authentic book, and that's why you will be a proper person of knowledge of the matter of the TGT and PGT, and there will be no confusion in your mind. Still, some topics are not available. In the proceeding, I will give you the concept of the each and every chapter of the Rain and Martin and M.H. Abrams, all the authentic books. And for the English literature, we will just study one of the most beautiful, good, conceptual and easy book, W.J. Long. विलियम जे लॉन्ग को पढ़ेंगे. तो थैंक यू. कीप वॉचिंग, कीप मेकिंग नोट्स, बी पॉजिटिव and subscribe and share also. Thank you very much. Thank you.